एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 324 यानी 324 एक्सप्लेन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, यहाँ पे फेंग युआन जाइंट सन इमॉर्टल वेनेबल, साथ में स्टार कंस्टेलेशन इमॉर्टल वेनेबल, और साथ में यहाँ पे लाइट एम्परर यानी जाइंट सन का बेटा यहाँ पे वो भी था। और ये लोग भाई रैंक 9 के लाइट गू के पीछे पड़े हुए थे, और लाइट गू इस वक्त पे लाइट एम्परर के पास था और लाइट एम्परर अभी जाइंट सन के पास था। और स्टार कंस्टेलेशन फेंगयुआन को सुनाई जा रही थी कि इतनी देर से तू क्या कर रहा था, ये नहीं कि जाके मैं रोक दूं लाइट टेम्परर को। देखा ना, लाइट टेम्परर जाइंट सन के पास पहुंच गया, तू रोक सकता था लेकिन तूने रोका नहीं। ये वो सुना रही थी भाई। अब देखते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं अपना न्यू एपिसोड। लेट्स स्टार्ट। फेंगयुआन की आइस अनसर्टेनिटी से फ्लिकर हुई, उसका एक्सप्रेशन डार्क था। फेंगयुआन कहता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लाइट गू और गोल्डन पिलर इतना परफेक्टली कॉर्पोरेट करेंगे। जायंटसन प्राउडली स्माइल करा। जायंटसन कहता है, मेरा सॉफ्ट गोल्ड क्रैशिंग पिलर स्पेशली तुम्हारे रिवर्स फ्लो रिवर सील को ना काउंटर करने के लिए बना था। अब कैसा लग रहा है? फेंगयुआन कामली हाँ में हाँ मिलाता और कहता है, यह मूव अपनी स्ट्रेंथ कंसील करता है ना। फिर रिवर्स फ्लो रिवर के थ्रू एक स्ट्रेंज कोलाइजन फोर्स भेजता है जो पूरा क्लेमो डिस्टर्ब कर देता है। लेकिन अफसोस की बात है, ये मूव अभी इनकम्प्लीट, मतलब इनकम्प्लीट, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नहीं तो मैं इजीली बच नहीं पाता इससे। जाइंट सन भी हाँ में हाँ मिलाता है कि हाँ, बात तो सही है। उसे भी थोड़ा रिग्रेट हुआ था। अगर वो चाहता तो लाइट एम्पायर को सेक्रीफाइस करके इस कलर मूव को फ्यूचर के लिए सीक्रेट रख सकता था, लेकिन वो ऐसा कभी करता नहीं। वो अपने एल्डेस्ट सन को बचाने के लिए सब एक्सपोज करने को रेडी था। जाइंट सन ने लाइट एम्पायर की तरफ देखा। जाइंट सन कहता है, मैं बहुत रैश था, सोचा भी नहीं था कि रैंक 9 इमॉर्टल को इन्वॉल्व होगा इसके अंदर, यानी जो तुम्हारा फॉर्चुनेट एनकाउंटर होगा वो कुछ ऐसा होगा। लाइट एम्पायर ने मतलब एक तरीके से रिप्लाई दिया और कहा, अब ये सब बोलने का क्या ही पॉइंट है, सिचुएशन ऑलरेडी टेरिबल है, हमें बस यहाँ से भागना है। मेरे सारे हेयर्स खड़े हो रहे हैं भाई, यानी गूज़बम्प आ रहे हैं। जायंट सन वेट टोन में बोलता है, तुम्हारी बॉडी तो पूरी लाइट द मार्क से बनी हुई है ना, तुम्हारे पास हेयर्स कहाँ से आ जाएंगे वे? लाइट टेम्पर ने आइज रोल करी और कहा, फादर अभी जोक का टाइम नहीं है ना, बात को समझो, वर्ड्स पे मत जाओ, फीलिंग्स पे जाओ, हमें एस्केप करना है। तब जायंट सन सडनली यहाँ पे हंसने लगा और कहा, ठीक है, फिर हम यहाँ से निकलते हैं। उसने हैंड से लाइट एम्पर को पकड़ा और दूसरे हैंड से यहाँ पे यू तियान गुआंग यानी उस बीस्ट को पकड़ा, और इंस्टेंटली वो मूव हुआ। स्टार कंस्टेलेशन और फेंगयुआन दोनों एक साथ मतलब रिएक्ट हुए। स्टार कंस्टेलेशन कहती है, तुम इतनी इजीली नहीं जा सकते जायंट सन। फेंगयुआन भी कहता है, जायंट सन इमॉर्टल को छोड़ दो फिर जाओ तुम। तीनों वेनेबल अब यहाँ पे क्लैश कर गए थे। बैटल इतनी टेरिफाइंग थी कि फ्यूज्ड टू हेवंस के पीसेस भी टूटने लग गए थे। एक्सप्लोजन के सेंटर में कुछ भी नहीं बचा था, पूरा एरिया वॉइड बन गया था, एकदम खालीपन, एकदम खालीपन। नेक्स्ट मोमेंट ही सराउंडिंग हेवन फ्रेगमेंट टाइडल वेव की तरह आकर वॉइड में फिल करने लग गए। इसी चांस का यूज करके नॉर्थल प्लेन्स की डेप्थ में एक गोल्डन जाइंट गोल्डन पाथ एक्सपेंड हुआ। यह था क्लैमिटी लक कल्टर का स्ट्रॉन्गेस्ट मेथड, लक चेंजिंग गोल्डन लाइट पिलर। द जाइंट सन ने पहले से प्रिपरेशन कर रखी थी कि ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैं रेडी रहूंगा। उसने क्लैमिटी लक कल्टर को लॉन्गेविटी हेवन में अपनी विल और रैंक 9 इमॉर्टल एसेंस के साथ छोड़ा था। लॉन्गेविटी हेवन के काउंटलेस लक पाथ दामाक के एम्पलीफिकेशन से गोल्डन पाथ की पावर बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ ज़्यादा इंक्रीज हो गई। वो डायरेक्टली नॉर्थन प्लेन्स की बैटल फील्ड तक एक्सटेंड हो गया। जायंट सन लाइट एम्परर और यू तियान गुआंग को लेकर उस पाथ पर चढ़ गया। इंस्टेंटली उसकी स्पीड टेरिफाइंग लेवल तक राइज कर गई। एक मोमेंट में ही वो बहुत दूर चले गए, मतलब बहुत ज़्यादा, एकदम होता है ना जैसे नाइट्रो लगा लिया है गाड़ी के अंदर, एकदम एक्सेलरेट कर गए वैसे टाइप का। लेकिन फेंगयुआन और स्टार कंस्टेलेशन ने चेस कंटिन्यू रखी। प्रॉब्लम ये थी कि गोल्डन पाथ के अराउंड कंसिस्टेंटली एक्सीडेंट हो रहे थे। दोनों वेनेबल के अटैक एक दूसरे से कैंसिल हो रहे थे। कभी सोल बीस्ट इंटरफेयर करते, कभी ब्लैक एंड व्हाइट ओवरटर्निंग क्लाउड्स आ जाते। ये सब लक चेंजिंग गोल्डन लाइट पाथ का इफेक्ट था। फेंगयुआन ने कई बार अटैक किया, लेकिन बार बार हेवली सीक्रेट गो रिफाइनमेंट ऑलमोस्ट एक्सीडेंट में गिर जाता। उसने पहले भी इस मूव की पावर देखी थी, लेकिन लॉन्गेविटी हेवन एम्पलीफिकेशन के बाद ये बहुत टेरिफाइंग हो गया था। फाइनली एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, दोनों वेनेबल ने मिलकर लक चेंजिंग गोल्डन लाइट पाथ डिस्ट्रॉय कर दिया। उस मोमेंट जायंट सन और लाइट एम्पर यू तियान गुआंग नीचे गिर गए। पूरे टाइम जायंट सन को इमॉर्टल प्राइमेसी ओपन करने का चांस ही नहीं मिला था कि वो अंदर रख सके, क्योंकि वो कंटिन्यूसली फुल स्ट्रेंथ यूज करके गोल्डन पाथ मेंटेन कर रहा था, उसके ऊपर भागे जा रहा था। एक तरीके से ऐसा मान लो कि इसका जो बेस है ना जायंट सन का, लॉन्गेविटी हेवन से लेके जायंट सन जहाँ पे अभी खड़ा है यहाँ तक का एक पाथ बन गया है, बहुत बेहतरीन वाला। और इस पाथ के ऊपर इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन भाई क्या बोले, वो पाथ ही डिस्ट्रॉय हो गया है। बैटल की इंटेंसिटी इंसेन थी। स्टार कंस्टेलेशन ने विजडम पाथ की टेरिफाइंग पावर फुली डिस्प्ले करी थी। जायंट सन को दूसरे कुछ करने का टाइम ही नहीं मिला था। और एक और रीज़न भी ये भी था कि वो यू तियांग गुआंग को इमॉर्टल प्राइमेसी के अंदर ले जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि वाइल्ड रैंक 9 लाइट गू से मतलब उसके अंदर था।
और अगर वो इसको ले जाएगा तो इनडायरेक्टली लाइट गो भी उसके अंदर चला जाएगा। जायंट सन की रैंक 9 ऑरा फ़ील करके लाइट गो ऑलरेडी रे एक तरीके से रेस्टलेस हो गया था। अगर जायंट सन ने कुछ भी इस टाइम पे गलत करा तो लाइट गो वॉलंटरी रिएक्ट कर सकता था और हो सकता है कि वो मतलब जायंट सन के खिलाफ ही कोई अटैक यूज़ कर दे लाइट वाइट वाला जैसे उसने पहले करा था। क्योंकि वाइल्ड गो है ना अभी ये, कंट्रोल में थोड़ी ना है। इसलिए जायंट सन बस डायरेक्टली लॉन्गेविटी हेवन की तरफ ही भाग सकता था। दूसरी साइड फेंग युआन सीक्रेटली बहुत खुश था। हेवनली सीक्रेट को रिफाइनमेंट फाइनल स्टेप पे एंटर कर चुकी थी, लेकिन बाहर से वो एंशियस एक्टिंग कर रहा था कि अरे यार बहुत दिक्कत हो गई। फेंग युआन चिल्लाते हुए कहता है, जायंट सन रैंक 9 इमॉर्टल को छोड़ दो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं ले जाने दूंगा। स्टार कंस्टेलेशन कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके अटैक्स और वायलेंट हो गए थे और फाइनली बैटल लॉन्गेविटी हेवन के क्लोज पहुंच गई थी। क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे ना, जायंट सन भाग रहा था, वो अपने बेस यानी लॉन्गेविटी हेवन तक पहुंचने वाला था। और अगर वहाँ पे पहुँच गया तो फिर कौन रोकेगा जायंटसन को? सीधी-सी बात है यार, उसका डोमेन है, वहाँ पे कैसे जीतेंगे ये दोनों लोग, फेंगक्यूआन और स्टार कंस्ट्रक्शन। इसलिए लॉन्गेविटी हेवन पहुँचने से पहले कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। विक्ट्री नियर देखकर लाइट एम्परर लाउडली हँसा। लाइट एम्परर कहता है, फादर, फादर इज़ माइटी, हम जीत सकते हैं। लॉन्गेविटी हेवन का एंट्रेंस ऑलरेडी ओपन था। फाइनल मोमेंट पर जायंटसन का एक्सप्रेशन एक्सट्रीमली सीरियस हो गया। वो बिल्कुल केयरलेस नहीं होना चाहता था। जैसे ही वो इमॉर्टल प्राइमेसी एंट्रेंस पर एंटर हुआ, रैंक 9 लाइट गू ने डेंजर सेंस कर लिया। वो सडनली वॉलंटरी रिएक्ट करके भागना चाहता था। जायंट सन कोल्डली यहाँ पे एकदम हँसा और अपना प्रिपेयर्ड एक तरीके से सेपरेशन मेथड यूज़ करा। लेकिन इसी एग्जैक्ट मोमेंट में जब उसने ये मेथड यूज़ करा था, फेंग युआन ने भी अपना हिडन रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव अनलीश कर दिया। जायंट सन ने इंस्टेंटली डिफेंसिव मूव एक्टिवेट करा अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन फेंग युआन का मूव बहुत पहले से ही प्रिपेयर्ड था और स्पेशली रैंक 9 लाइट गो को टारगेट करता था। तब यहाँ पे देखते अचानक से क्रैक आवाज़ आई, फिर एक सॉफ्ट सी साउंड आई। लाइट गो की सरफेस पर एक क्रैक आ गया। लाइट टेम्परर हॉरर में चिल्लाया और कहा, ओ नो, ओ नो, ओ नो। थैंकफुली लाइट गो तो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, बस बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था इस अटैक से। जायंट सन फाइनली सेफली लॉन्गेविटी हेवन के अंदर फाइनली एंटर कर गया। उसने एंग्रीली फेंगयुआन की तरफ देखा। जायंट सन कहता है, हेवन रिफाइनिंग डिमन वेनेबल, क्या इंप्रेसिव मेथड था। ना मुझे ना लाइट टेम्परर को किसी को टारगेट नहीं करा इस मूव ने। मैंने डिफेंसिव मूव खाली में ओपन कर दिया, बल्कि ये हमें थोड़ी ना, ये तो लाइट गू को टारगेट कर रहा था। तो क्या चाहता था कि मतलब लाइट गू ना मुझे मिले ना तुझे मिले, इसलिए तो डिस्ट्रॉय कर रहा था। वैसे इस मूव का नाम क्या है? फेंगयुआन हंसा और फेंगयुआन कहता है, तुम्हारे पास सॉफ्ट गोल्ड क्रैशिंग पिलर है ना, मेरे पास क्रिपल्ड रिफाइनमेंट है। जायंट सन फिर से प्रेस किया। उसके बाद स्टार कंस्ट्रक्शन की तरफ देखा। लॉन्गेविटी हेवन का एंट्रेंस क्लोज करके वो डिसअपेयर हो गया। स्टार कंस्ट्रक्शन का एक्सप्रेशन अगली हो गया। वो फेंगयुआन पर फ्यूरियस थी। स्टार कंस्ट्रक्शन अब सुनाती है फेंगयुआन को, कहती है, अगर तुम्हारे पास क्रिपल्ड रिफाइनमेंट पहले से था तो इतनी देर से कर क्या रहा था तू? पहले क्यों यूज़ नहीं करा? एंड में जायंटसन सक्सेसफुल हो गया ना, देखा? पूरे बैटल में उसने कभी सस्पेक्ट भी नहीं किया था कि फेंगयुआन एक्चुअली ह्यूज प्रॉब्लम में था। फेंगयुआन अपने दाँतों को दबाकर डार्क एक्सप्रेशन में बोला। फेंगयुआन कहता है, बैटल के ड्यूरिंग डिडक्शन ना करता तो फाइनल हिट भी पॉसिबल नहीं होता। और मैंने लाइट गू को इंजर तो देखो करा ही है ना, लेकिन तुमने क्या किया है स्टार कंस्ट्रक्शन? तुम तो बस भागा-दौड़ी में बिज़ी थी। तुमने क्या कर दिया? स्टार कंस्ट्रक्शन ने कहा, अगर मैंने टाइम बाय ना किया होता ना, तो क्या तुम वो हिट कर पाते? जो हिट लगा है वो क्या लग पाता? और भी वो बात नहीं करना चाहती थी, वैसे भी दिमाग खराब था बंदे का, इसलिए वो यहाँ से टर्न करके चली गई। पूरे टाइम दोनों में से किसी ने भी लॉन्गेविटी हेवन इन्वेड करने की ट्राई नहीं करी। मतलब सीधा उसके बेस में घुसने की, उसके डोमेन में घुसने की ट्राई नहीं करी जायंटसन के। फेंगयुआन भी यहाँ पे कहता है, फेंगयुआन सोचते हुए कहता है, अपना हेडक्वार्टर होना कितना कन्वीनिएंट होता है ना। देखो ये भी अटैक करने नहीं आया और ना मैं सोच रहा हूँ अटैक करने का, कितना सही है। वो भी इमीडिएटली ईस्टर्न से रिटेन कर गया और इस इंटेंस बैटल के बाद उसका ऑब्सक्योर्ड हेवनली सीक्रेट ऑलमोस्ट कंप्लीटली कंज्यूम हो चुका था। अब देखते हैं सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है लॉन्गेविटी हेवन के अंदर। लाइट एम्परर वरिड टोन में पूछता है, वो कहता है, फादर लाइट गू कैसा है? जायंट सन एकदम थोड़ा सा खांसता है और ब्लड मुंह से निकलता है और कहता है, टेंशन मत लो, फेंगयुआन रिफाइनमेंट पाथ वेनरेबल है। उसने लाइट गू को बहुत ज़्यादा इंजर करा है, लेकिन मैंने उसी मोमेंट उसको सप्रेस भी कर दिया था। लाइट एम्परर शॉक्ड हो गया। उसने कहा, फादर आप ठीक है ना? आपकी हालत ख़राब लग रही है। उसकी मेमोरीज़ में जायंटसन हमेशा से इनविंसिबल था, बहुत पावरफुल हुआ करता था, लेकिन अब वो बहुत टायर्ड और बहुत ज़्यादा घायल दिख रहा था और टाइम्स ट्रूली चेंज हो चुके थे। लाइट एम्परर को पूरा बैटल याद आया और वो डिप्रेस्ड फील करने लगा। हाफ रैंक 9 वेनरेबल होने के बाद भी वो बेसिकली एक टूल ही था। हाफ रैंक 9 वेनरेबल कहाँ जोड़ रहे हो? हाफ वेनरेबल कह सकते हो या हाफ रैंक 9। सबसे ज़्यादा बस ये था कि वो एक चारे की तरह यूज़ हुआ है यहाँ पे अपना लाइट एम्परर, इसलिए।
बहुत ज़्यादा अपने आप को वैसा फ़ील कर रहा था। फ़ील भी करना चाहिए भाई, बहुत छोटी-सी चीज़ है ये। इस बैटल में वो जायंट सन के लिए बर्डन बना हुआ था। लाइट एम्परर वरी टोन में पूछता है। लाइट एम्परर कहता है, "फादर प्लीज़ हील योरसेल्फ।" जायंट सन ने अपना हेड शेक करा और कहा, "मुझे देखना होगा कि वो नॉर्थर प्लैनेट छोड़ दें। ठीक है, तभी मैं कुछ करूँगा। मैंने उन्हें हुआंगजिन ट्राइब को सेलेक्टर नहीं करने दे सकता।" लाइट एम्परर यहाँ पे शॉक हो गया और कहा, "वो ग्रैंड वेनरेबल्स हैं यार, वो ऐसा कर सकते हैं।" जायंट सन अपना हेड शेक करता है और कहता है, "स्टार कंसेशन शायद ना करे, लेकिन स्टार कंसेशन तो नहीं, लेकिन फेंगयुआन? फेंगयुआन का क्या? वो क्राफ्टी और शेमलेस है। मैं गारंटी भी नहीं दे सकता वो कब क्या कर देगा।" जायंट सन फिर यहाँ पे थोड़ा-सा स्माइल करता है और कहता है, "लेकिन हाँ, इस बैटल में हमें रैंक 9 का इमॉर्टल गो पा लिया है। ये गेन बहुत बड़ा है। तुम सच में मेरे सन हो, मेरे बेटे हो।" प्रेज़ करके लाइट एम्परर थोड़ा-सा मतलब ये सब सुना कि अरे प्रेज़ मिल रहा है उसे, तो मज़ा आ गया उसको भी। उसने मतलब देखा, लाइट एम्परर कहता है कि फादर, मैं और ज़्यादा हार्ड वर्क करना चाहता हूँ, लेकिन ज़्यादा फ़ोर्स से चेस्ट पर पैट करता रहा तो इंस्टेंटली ब्लड मुँह से निकल गया उसके। फादर और सन दोनों भाई थोड़ा बहुत स्माइल करते हैं। जायंट सन ने हार्ड हैंड वेव करा और कहा, "तुम भी इंजर्ड ही हो गए हो। ज़रा-सा अपनी चेस्ट पे मारने से ही तुम्हें मतलब खून-वून निकल आ रहा है तुम्हारे तो। जाओ तुम भी रिकवर कर लो। हमें बस बड़ा-सा गेन मिल ही गया है, तो अब हमें रेस्ट करना चाहिए। अब हमें रेस्ट करके जैसे-तैसे इस गेन को जो हमें फ़ायदा हुआ है इसको डाइजेस्ट करना होगा। जब स्ट्रेंथ और बढ़ेगी, तो हम उनसे कई गुना ज़्यादा रिपेमेंट लेंगे।" लाइट एम्परर हेसिटेट करके कहता है, "फादर, लाइट गो तो इंजर्ड है। हेवेनली कोड को फेट को रिपेयर करने में एंडलेस टाइम और रिसोर्स लगे थे। हम क्या करेंगे?" ये सुनकर जायंट सन का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। जायंट सन कहता है, "फ्यूचर में देखेंगे।" दूसरी साइड अब यहाँ पे सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है सेंट्रल कॉन्टिनेंट के ऊपर। स्टार कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कंटिन्यूअसली फायर पाथ इमॉर्टल मटेरियल कलेक्ट करके हेवेनली को ट्रेजरी में भेज रही थी। वो इंटरनली रिलीव्ड सांस लेती है। स्टार एरे कैलकुलेशन फॉर्मेशन ज़्यादा इंटरप्ट नहीं हुई थी और उसके पर्सपेक्टिव से बैटल सडन था। उसने इमॉर्टल एसेंस ज़्यादा स्पेंड भी नहीं करा था, लेकिन गेन ह्यूज मिले थे। वो कामनी एनालाइज करने लग गई। जायंट सन के पास रैंक 9 का लाइट गो है, लेकिन वो इंजर्ड गो है और जायंट सन लाइट पाथ कल्टिवेट भी नहीं करता है, इसलिए वो ईजिली उसका यूज़ भी नहीं कर सकता। डेरिवेशन गो की तरह नहीं है जो डायरेक्टली यूजेबल हो। मैं तो यूज़ कर सकती हूँ ना डेरिवेशन गो, इसलिए वो खुश थी। लाइट गो को रिफाइन करना भी पड़ेगा और उसके लिए टेरिफाइंग इमॉर्टल एसेंस भी चाहिए बहुत ज़्यादा। और स्टार कंस्ट्रक्शन आगे ज़्यादा सोचती, शायद फेंगयुआ ने क्रिपल रिफाइनमेंट लास्ट सेकंड में क्रिएट किया हो, ये भी वो सोच रही थी। लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये थी कि उसके पास इमॉर्टल एसेंस कम था। फाइनल इमरजेंसी में उसने मूव एक्सपोज करके लाइट गो डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करा होगा ताकि दोनों में से किसी को ना मिले। फिर उसने टू हेवेंस की तरफ देखा। अब यहाँ पे अपनी बंदी सोचते हुए कहती है, सन डिस्ट्रॉय होने के बाद दोनों हेवेंस डार्क और एकदम डिम हो गए हैं। डीप इनसाइड टू हेवेंस। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है मतलब अंदर, टू हेवेंस के अंदर, बहुत अंदर वाली जगह पर। स्पेक्ट्रल सोल डीमन वेनेबल पूरा फायर में एकदम कवर्ड था। और याद रखो, स्पेक्ट्रल सोल ने यहाँ पे एक रैंक 9 का गू निगल लिया है। 2 गू थे, एक तो लेके भाग गया वो बीस्ट और लाइट टेम्परर, फिर वो वाला सीन हुआ ये सब देखा। और एक गू तो भाई ये बंदा ही निगल गया था। स्पेक्टर सोल पेन में एकदम चिल्ला रहा था। ये था रैंक 9 का फायर गो जो उसको खाने के बाद उसका प्राइस चुका रहा था अपना स्पेक्टर सोल। स्टार कंस्ट्रक्शन की आइज़ यहाँ पे थोड़ा स्टारलाइट में फ़िक्र हुई। वो यहाँ पे इस चीज़ को भी सेंस कर पा रही थी, देख पा रही थी और वो कहती है, क्या स्पेक्टर सोल दिक्कत के अंदर है? ये एक अपॉर्च्युनिटी भी हो सकती है स्पेक्टर सोल को मारने की और बू लेने की। अब आगे देखते हैं। स्पेक्टर सोल ने सन डिस्ट्रॉय कर दिया था और 3 वेरिएबल की फाइट अचानक से स्टार्ट होने के बाद खत्म भी हो गई थी। इस बैटल का इफेक्ट पूरे 5 रीजन में स्प्रेड होने लगा था। साउथर्न बॉर्डर में रैंक 4 गो मास्टर श्याओ हान एक ह्यूज ट्रैप में फिर से बच के मतलब बच गया था या बच रहा था जो भी था वो ऑरेंज फ्लेम एलिफेंट जितनी बड़ी थी और सीधा उसकी तरफ आ रही थी। श्याओ यान उसे कैप्चर करने ही वाला था, तभी एक गो मास्टर ने उसके ऊपर अटैक कर दिया और बूम आवाज आई। शाओ यान दूर जा गिरा और इंजर्ड हो गया। शाओ यान कहता है, तू कौन है? ये शांग क्लैन का एरिया है वैसे। शैडो ने एक डेमोनिक पाथ गो मास्टर मतलब शैडो में से एक डेमोनिक पाथ का गो मास्टर आया और ऐसा डेमोनिक डेमोनिक टाइप का था और उसका नाम था बोआ तोंग। बोआ तोंग इसका कह सकते हो। तो ये जो बोआ नाम का बंदा था वो कहता है, शांग क्लैन का डॉग बन के प्राउड फील कर रहा है क्या तू? दोनों यहाँ पे सेम रैंक 4 के एक्सपर्ट थे। शाओ यान तुरंत ही समझ गया कि बोआ तोंग भी ट्रैप फायर के लिए ही आया था। टैप फायर, सॉरी इसका नाम है टैप फायर। ये कोई एक मटेरियल होगा और सब लोग अभी अचानक से मतलब मटेरियल कलेक्ट करने लग गए हैं ना हर जगह, क्योंकि ये मटेरियल फेंगियन को बेचा जा सकता है और कंट्रीब्यूशन पॉइंट से फिर गो रिफाइन हो सकता है। तो सब लोग यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो छोटे रैंक का बंदा हो चाहे बड़े रैंक का। हर कोई कुछ ना कुछ कलेक्ट कर ही रहा है इसलिए। दोनों की डेंजरस फाइट हो गई थी। एक्सप्लोजन और फायर हर जगह स्प्रेड हो गई थी। स्टार्टिंग में फाइट इक्वल थी लेकिन धीरे धीरे शाओ यान अपर हैंड में लेने लग गया था।
यहाँ पे बोआतोंग शॉक हो गया क्योंकि शाओयान यंग होने के बाद भी उससे स्ट्रॉन्गर निकला। ये सब शांग क्लैन के सपोर्ट की वजह से था। थोड़ी देर बाद बोआतोंग ब्लड एकदम मुंह से थूक देता और पीछे हटा। बोआतोंग कहता है र्यूमर सही थे, तेरे पास इतने रैंक 4 गु हैं क्योंकि तू शांग शिंसी का लवर है ना, शांग शिंसी का लवर है तू। शाओयान इंस्टेंटली यहाँ पे चिल्लाने लग गया, गुस्से में आ गया। शाओयान कहता है मेरी क्लैन लीडर को इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे हुई? और ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या कह दिया इसने? र्यूमर्स कह रहे हैं, यानी साउथर्न बॉर्डर के अंदर शांग क्लैन के र्यूमर्स ये चल रहे हैं कि शांग शिंसी का लवर है अपना मतलब शाओयान। शांग शिंसी का लवर शाओयान है, शाओ क्लैन से उसका कुछ रिश्ता नाता हो गया है। जो भी है पता नहीं, देखा जाएगा, आगे देखते हैं क्या सच है कि बेकार है। शाओ यान कहता है मेरी मतलब क्लैन लीडर को इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे हो गई तेरी? अब शाओ यान फुल पावर से अटैक करने लगा था और बुआतोंग डेंजर में आ गया था। इसी टाइम एक हिडन रैंक 5 का गू मास्टर साइड से फाइट देख रहा था। ये था कॉन्ग रितियान। उसके माइंड में एंसेस्टर कॉन्ग शंग तियान की विल थी। हाँ, ये कॉन्ग शंग तियान वही पर्सन था जिसके पास वो था शी लैंड। हुलैंड शी लैंड, हुलैंड था, सॉरी, शी लैंड तो उसके पास था अपने, उसके पास, अरे क्या नाम है, डीमन इमोर्टल की वाइजू के पास। हाँ, मैंने उल्टा बोल दिया। इसके पास था कॉन्ग शंग तियान एंसेस्टर था, इसके पास हुलैंड था। ये लोग हुलैंड को छोड़कर भाग गए थे उस टाइम पर, और हुलैंड फिर कहीं और चला गया। इतना कुछ तो हो गया, तुम्हें याद ही होगा। तो आगे देखते हैं। कॉन्ग रितियान को शांग सिंसी से ह्यूज हेटेड था और वो रिवेंज लेना चाहता था। यहाँ पे कॉन्ग शंग तियान यानी एंसेस्टर कहता है अभी रश मत करो रिवेंज के लिए, पहले रैंक 6 क्यूआई पाथ गो इमॉर्टल बनो फिर कुछ करना। कॉन्ग रितियान बोला कि उसके पास इमॉर्टल एक्सेशन का कॉन्फिडेंस ऑलरेडी है कि वो इमॉर्टल बन जाएगा आराम से। तब कॉन्ग शंग तियान ने एक्सप्लेन किया कि स्पेक्टर सोल ने सन डिस्ट्रॉय करके हेवन को अनस्टेबल बना दिया है। जब हेवंसविल स्टेबल होगी तब एक्सेशन करना बेटर होगा, अभी नहीं। कॉन्ग रितियान इम्पेशेंट हो गया और सीक्रेटली शाओयान को किल करने के लिए निकल पड़ा। कॉन्ग रितियान कहता है शांग सिंसी तक नहीं पहुंच सकता तो उसके क्लोज लोगों को मार दूंगा। र्यूमर सुनने में जो भी आए हैं, तो अगर मैंने शाओयान को मार दिया तो बढ़िया ही होगा। उसने प्लान बनाया कि शाओयान को किल करके ब्लेम बाओ तांग पे डाल देगा। रात में ह्यूज गोल्डन फ्लेम ने पूरा माउंटेन जला दिया और काउंटलेस क्रिएचर यहाँ पे मर गए। शांग सिंसी ने फायर देखते ही समझ लिया कि शाओयान डेंजर में है। उसे टेंशन होने लग गई, लेकिन इमॉर्टल मटेरियल इन्वॉल्व होने की वजह से उसने नॉर्मल रेइंफोर्समेंट नहीं भेजे। ये मैटर गो इमॉर्टल का था। डार्क स्काई को देखकर शांग सिंसी वरीड हो गई। शांग सिंसी कहती है पता नहीं कितने लोग अभी सफ़र कर रहे होंगे इस फायर की वजह से। शांग क्लैन लीडर होने के बाद भी वो बहुत वीक हो, मतलब बहुत वीक थी, तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती। वर्ल्ड के चेंजेस की वजह से साउथर्न बॉर्डर में डेमोनिक पाथ और डेंजरस हो गया था। ईस्टर्न सी में वाइड क्रेन सी एरिया भी प्रॉब्लम में था। सन डिस्ट्रॉय होने के बाद टेम्परेचर बहुत गिर गया था और आईसीसी रैपिडली एक्सपेंड होने लगा था। यहाँ पे नैनगोंग क्लैन का एरिया ऑलमोस्ट आईसीसी में एब्जॉर्ब होने वाला था। नैनगोंग यान कहता है वर्ल्ड अब पूरे क्योस में एंटर हो चुका है, सन बचा ही नहीं, यानी अब फ्रीजिंग बढ़ेगी, हर जगह बर्फ ही बर्फ होगी। कुछ क्लैंस तो है लॉस में आ गए थे, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा ह्यूज प्रॉफिट कमा रहे थे। हुआ क्लैन क्लाउड्स और रिसोर्स कलेक्ट करके रिच हो रहा था, अमीर हो रहा था। इस डिजास्टर का इफेक्ट सिर्फ मॉर्टल्स नहीं, गोई मॉर्टल और सुपर फोर्सेस पे भी पड़ रहा था। दूसरी साइड नॉर्थर पैंस के लोन इमॉर्टल लियो क्विंगमिंग और सू गुआंग अपना होमलैंड छोड़कर वेस्टर्न डिजर्ट जा रहे थे क्योंकि लॉन्गेविटी हेवन का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। यहाँ पे सू वांग कहता है 5 रीजनल वॉल गायब हो चुकी हैं, अब पूरा वर्ल्ड ही हमारा होम है। लेकिन अचानक टेरिफाइंग डार्कनेस यहाँ पे डिसेंड हुई। दोनों इमॉर्टल्स यहाँ पे इंस्टेंटली कैप्चर हो गए। उन्हें पकड़ने वाला कोई गो इमॉर्टल नहीं था, लेजेंडरी इमोरियल बीस्ट जुओ ये हुई था। ह्यूज ब्लैक बॉडी और रेड आइज वाला मॉन्स्टर, और उन्हें भाई क्लॉज में एकदम पकड़ के बैठा था। जो ये हुई कहता है मुझे लॉन्गेविटी हेवन का रास्ता बताओ, तुम तो यहाँ से भाग रहे थे ना। दोनों इमोर्टल्स का फेस यहाँ पे फियर से वाइट हो गया। वेस्टर्न डिजर्ट में अब सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है। वेस्टर्न डिजर्ट में देखते हैं मीनवाइल जाओ शांगशिन, ये था हेवनली कोड का बंदा, और वान जियोंग ये भी हेवनली कोड का बंदा। ये लोग फाइनली ट्रुथ को डिस्कवर करते हैं। लिंग हुशु नाम का ठफ्त पाद गोई मॉडल फैंग क्लैन का नाम यूज करके क्राइम्स कर रहा था ताकि सब ब्लेम फैंग क्लैन पर जाए। वो रैंक 7 होने के बाद में यूनिक ठफ्त पाथ मेथड से 2 रैंक 8 हेवनली कोड एक्सपर्ट से स्केप कर गया था, यानी उसके बाद भागने का अच्छा खासा मेथड था। सेंट्रल कंटेंट में फाइनली ह्यूज स्टार एरे कैलकुलेशन फॉर्मेशन भी यहाँ पे फाइनली कंप्लीट हो चुका था। हर जगह का थोड़ा थोड़ा सीन दिखाया जा रहा है, इसलिए आगे देखते हैं। सेंट्रल कंटेंट में ही स्टार फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। काउंटलेस स्टार स्काई में शाइन करने लगे थे और जायंट स्टार मैप बन गया था। ली शाओबाई का देखते हैं सीन। ली शाओबाई फेंगयुआन का क्लोन था। ली शाओबाई ये सब देख रहा था और सीक्रेटली फेंगयुआन से रिसेंटली एकदम कॉन्टैक्ट भी कर रखा था, उसने बात भी कर रहा था, क्योंकि ली शाओबाई एक्चुअली फेंगयुआन का क्लोन था। अगर हेवनली कोड को सच पता चल गया तो फेंगयुआन के लिए बहुत बड़ा वीकनेस बन सकता था, लेकिन अभी तो पता नहीं है। और तुम सोच रहे हो कि ली शाओबाई को कैसे पता चल रहा है? याद है ना,
जो व्हाइट हेवन के जितने भी ग्रोटो हेवन्स थे, हेवनली कोड ने उन सबको मतलब यहाँ पे बुला लिया था अपने पास कि मेरे पास आ जाओ, वरना स्पेक्टर सोल व्हाइट हेवन डिस्ट्रॉय कर रहा है तो तुम बचोगे नहीं। इसलिए सारे लोग यहाँ पे व्हाइट हेवन में मतलब व्हाइट हेवन को छोड़कर यहाँ पे आ गए थे सेंट्रल कॉन्टिनेंट के स्काई के अंदर एज़ अ कोर बन चुके थे फॉर्मेशन के लिए। अब भाई उन्हें बनना ही था, क्योंकि भाई हेवनली कोड को अगर जॉइन करना है, जॉइन नहीं, या उसके साथ रहना है या उसकी प्रोटेक्शन चाहिए हेवनली कोड की, तो कोई ना कोई तो प्राइस चुकाना पड़ेगा ना। तो यही इनका प्राइस था। और इन ग्रोटो हेवन्स में से एक ग्रोटो हेवन था प्रोफाउंड लिटरेचर ग्रोटो हेवन, और उसके अंदर लिशा बाई भी था। तो ये भी यहाँ पे था, तो ये सब कुछ बता रहा था फेंग युआन को। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के स्काई में ही सीन देखते हैं। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के ऊपर एंडलेस स्टार का सी चमक रहा था, ब्लू स्टारलाइट पूरे स्काई को कवर कर रही थी। बाकी 4 रीजन्स डार्कनेस में एकदम डूबे हुए थे, लेकिन सेंट्रल कॉन्टिनेंट पूरा शाइन कर रहा था। ये सब स्टार कंस्टेलेशन इमॉर्टल वेनेबल की प्लानिंग थी। उसने स्पेक्ट्रल सोल की कंडीशन बहुत पहले ही समझ ली थी। इवन फेंग युआन भी उससे पीछे था इस डायरेक्शन में। ये विजडम पाथ की रियल पावर थी, फ्यूचर प्लानिंग और कैलकुलेशन। स्टार कंस्टेलेशन एम्ब्रॉयड टावर के अंदर बैठी थी, एक साथ मल्टीपल काम कर रही थी। वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट के दामाक रिफाइन कर रही थी और खुद को हील कर रही थी। स्टार एरे कैलकुलेशन फॉर्मेशन कंट्रोल कर रही थी और हेवेली कोड के इंटरनल मैटर भी हैंडल कर रही थी। विजडम पाथ का बिगेस्ट एडवांटेज था एंडलेस थॉट और कैलकुलेशन। स्टार एरे कैलकुलेशन फॉर्मेशन अब परफेक्टली एक्टिवेट हो चुका था। इस फॉर्मेशन की अटैक पावर ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी, इसलिए जायंट सन और फेंग युआन ने इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया था, डील कर ली थी। जायंट सन को ब्लड पाथ रिजल्ट मिल गए थे डील में, और फेंग युआन को प्रीमोडल डोमेन। फॉर्मेशन का रियल काम था सेंट्रल कॉन्टिनेंट का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना और गो इमॉर्टल को परफेक्टली कोऑर्डिनेट करवाना। स्टार कंस्टेलेशन विजडम पाथ की क्रिएटर थी और अब भी नंबर 1 विजडम पाथ एक्सपर्ट थी। और विजडम पाथ का मेन फोकस था कंट्रोल पर। थॉट कंसिस्टेंटली यहाँ पे चेंज होते हैं, विल्स पावरफुल होते हैं और इमोशन डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। विजडम पाथ यूजर इन तीनों को कंट्रोल करते हैं, इसी वजह से विजडम पाथ कल्टिवेटर मोस्टली शांत और कंपोज रहते हैं। वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके प्रेजेंट को कंट्रोल करते हुए डिडक्शन यूज़ करके फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रही थी। और इसी एबिलिटी की वजह से स्टार कंस्ट्रक्शन हेवंसविल के साथ फ्यूज़ हो पाई थी और फेट को वर्ल्ड की बिगेस्ट सर्टेनिटी बना दिया था। एक अब ना ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टार एरे के थ्रू उसके माइंड में फ्लो हो रही थी। यानी वो अब यहाँ पे ना सेंट्रल कंटेंट का सारा हिस्सा ले लो, कुछ भी ले लो, हर जगह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती है आराम से। अब ये जो आसमान है, यही उसका कैमरा है, पूरे के पूरे सेंट्रल कंटेंट को एकदम देख सकता है, नज़र रख सकता है। तो अब ये पूरा आसमान ही उसका एक कैमरा है। तो अब वो इन्फॉर्मेशन तो उसके बाद भर-भर के आएगी और इसी का यूज़ करके वो सेंट्रल कंटेंट का फीचर या कुछ चीज़ों को देख सकती है। सही है, आगे देखते हैं। माउंटेन्स, रिवर्स, वेदर, क्लैंस, गो इमॉर्टल की लोकेशन, उनकी कंडीशन, सबका डेटा उसके पास आ रहा था। ये इन्फॉर्मेशन सुनामी जैसी थी। नॉर्मल वेरिएबल इस प्रेशर को हैंडल कर ही नहीं पाते, लेकिन स्टार कंस्ट्रक्शन ईज़िली प्रोसेस कर रही थी। नॉर्मल वेरिएबल्स ये नहीं कर सकते, सीधी-सी बात है। विज़डम पाची है ना, उसका सेंट्रल कंटेंट पर कंट्रोल रैपिडली इंक्रीज़ हो रहा था। स्टार कंस्ट्रक्शन कहती है ये फॉर्मेशन मिनी हेवन ओवर सिंक टावर जैसा है। उसने नोटिस किया कि सेंट्रल कंटेंट के लोग स्टेबल थे और 10 ग्रेट एशियन सेट का मोरल हाई था, क्योंकि उन्होंने बाकी रीजन की बैड कंडीशन देख ली थी। लेकिन फॉर्मेशन अभी बेसिक स्टेज में था और उसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत जगह थी। उसे बेटर इन्वेस्टिगेशन मेथड, इन्फॉर्मेशन पाथ गो और स्ट्रॉन्गर डिडक्शन एबिलिटीज़ चाहिए थी। उसने फ्यूचर अपग्रेड्स के लिए मल्टीपल स्पेशल गू का प्लान बनाया, जिससे इलेक्ट्रिक ब्रेन गू, विजडम ब्रेन गू, ड्रैगन ब्रेन गू, ब्रेन जूस गू। लेकिन वो फॉर्मेशन को ज़्यादा स्ट्रांग नहीं बना सकती थी। अगर फॉर्मेशन और पावरफुल हुआ तो फेंगियोन और जैंसन डायरेक्टली अटैक कर देते। अब स्टार कंस्ट्रक्शन सेंट्रल कंटेंट के सब गो इमॉर्टल का फुल डेटा कलेक्ट करना चाहती थी, जैसे उनकी लाइफ स्पैन कितनी होगी, कल्टीवेशन, गो वॉर्म, किलर मूव, सब कुछ। अब शायद इससे ये होगा ना कि वो सारे लोगों को अच्छे से यूज़ कर पाएगी, किसकी क्या वीकनेस है सब पता करके उनको अच्छे से यूज़ कर पाएगी, उनको टेम्पटेशन दे पाएगी, उनको और जो उनको नीड है उनको वो दे पाएगी, जो जितना ग्रीडी है उसको उतना बहला-फुसला पाएगी, हर चीज़ उसको पता होगी ना इसलिए। लेकिन वो फ़ोर्स नहीं करना चाहती थी, वरना लोग अनहैप्पी हो जाते। उसका प्लान सिंपल था, पहले बेनिफिट्स दो फिर लोग खुद ही इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। उसने हेवनली कोड को स्लोली रिबिल्ड किया था, मल्टीपल प्लान एग्जीक्यूट किए थे और हेवनली कोड फिर से पावरफुल बन रहा था। स्टार कंस्ट्रक्शन जायंट्स वो मतलब स्टार कंस्ट्रक्शन कहते हैं कि जायंट्सन बहुत ज़्यादा इंजर्ड है और फेंगजुआन के पास इमॉर्टल एसेंस कम है। उसके हिसाब से बिगेस्ट डेंजर अभी भी स्पेक्टर सोल था। उसने डिस्टेंस में ही स्पेक्टर सोल को देखा, इतनी दूर से ही स्पेक्टर सोल फ्लेम्स में जल रहा था। उसका जायंट बॉडी मेल्ट और रीजनरेट हो रहा था और 3 हेड्स पेन में एकदम चिल्ला रहे थे। स्टार कंस्ट्रक्शन का हर्ट में किलिंग इंटेंट भर गया। दूसरी साइड अब देखते हैं ईस्टर्न सी में फेंगजुआन फाइनली सक्सेसफुल हो चुका था। उसने रैंक 9 का हेवली सीक्रेट को फाइनली रिफाइन कर लिया। लाइट
लाइट गू के बैटल के बाद वो सीक्रेट लिए गू रिफाइन कर रहा था और सबको लग रहा था कि वो इमॉर्टल एसेंस सेव कर रहा है। इस बार फेंगयुआन फर्स्ट ट्राई में ही सक्सेसफुल हो गया था। मेन रीज़न था रैंक 9 एडवांस रिफाइनमेंट गू और उसकी परफेक्ट रेसिपी। अब फेंगयुआन रैंक 9 ऑब्सक्यूर्ड हेवीली सीक्रेट किलर मूव मॉडिफाई करने लगा। उसका प्लान था ली शाओबाई पर ये मूव यूज़ करना ताकि उसका क्लोन सेफली अंडरकवर रह सके, एजेंट की तरह काम करे। फेंगयुआन कहता है मैं भी स्पेक्टर सोल को यूज़ करके चांस क्रिएट कर सकता हूँ। मीनवाइल अब सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है लॉन्गेविटी हेवन में। लॉन्गेविटी हेवन में जायंट सन इमॉर्टल वेनेबल हीलिंग कर रहा था। वो अपने बॉडी को स्टार पाथ, विजडम पाथ और रिफाइनमेंट पाथ दामार्क रिमूव कर रहा था जो उसके ऊपर लगे थे। लाइट गो मिलने के बाद भी उसकी टेंशन और बढ़ गई थी। उसके हिसाब से स्पेक्टर सोल का रैंक 9 फायर गो निकलना स्टूपिड मूव था क्योंकि स्पेक्टर सोल इंसेन था, वो फायर गो रिफाइन नहीं कर सकता था। अब फायर गो उसकी बॉडी के अंदर ही उसे डिस्ट्रॉय कर रहा था। जायंट सन समझ गया कि जब स्पेक्टर सोल वीक होगा तब नेक्स्ट मैसिव बैटल स्टार्ट होगी क्योंकि फिर से वेनेबल फाइट करने आ जाएंगे। लेकिन जायंट सन अब इमॉर्टल एसेंस वेस्ट नहीं करना चाहता था क्योंकि अगर नेक्स्ट फाइट में उसने लाइट को यूज़ किया तो फेंगयुआन और स्टार कंस्ट्रक्शन दोनों मिलकर उसको टारगेट कर सकते थे। क्या है, तूने रिफाइन भी कर लिया और तू यूज़ भी करेगा, लो पे लो इसको, इसकी पावर कैसे बढ़ रही है, इसको पे लो पहले। अब सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है, सीन दिखाया जाता है हेवनली कोर्ट के अंदर। हेवनली कोर्ट में ना करीबन 10 लोग थे। ये 10 लोग रैंक 5 के ऊपर थे। ये 10 लोग रैंक 5 के गो मास्टर एक साथ सीक्रेट प्लेस पर पहुंचे। ये थे ह्यूमन पाथ के 10 चिल्ड्रंस या 10 चिल्ड्रंस। सबसे आगे शाओ क्यूआई शिंग चल रहा था, उसके आगे सुन युआन हुआ, फिर फेरी बाइशिया और गूतिंग और बाकी जीनियसेस भी थे। ये सब सेंट्रल कॉन्टिनेंट के फ्यूचर स्टार थे। हेवनली कोर्ट उन्हें स्पेशली ह्यूमन पाथ कल्टीवेट करा रहा था ताकि फ्यूचर में सेंट्रल कॉन्टिनेंट वर्ल्ड रूल करे ह्यूमन पाथ के मामले में। अब यहाँ पे इनके बारे में अगर तुम थोड़ा भूल चुके हो तो मैं थोड़ा बहुत याद दिलवाता हूँ। तुम्हें याद होगा जेनेसिस लोटस का जो पेंटिंग पाथ का वर्ल्ड था उसके अंदर ये 10 चिल्ड्रंस गए थे सीखने के लिए ह्यूमन पाथ की चीज़ें, और ये बहुत सारी चीज़ें सीख कर आए थे। सोल्जर गू, ल्यूटेनेंट गू, जर्नल गू, बहुत सारे गू मतलब सीख के आए थे ह्यूमन पाथ के बारे में, बहुत कुछ सीख के आए थे वहाँ पर। और वहाँ पे ये लोग शेनशांग से भी मिले थे और फेंग डिचेंग यानी फेंग युआन का क्लोन जो फेंग डिचेंग वाला था उसकी विल से मिले थे। और इन्होंने फेंग युआन को भी मारा था, मतलब फेंग युआन के क्लोन को भी मारा था वहाँ पे फेंग डिचेंग को, तो उसकी विल बची थी। याद होगा तुम्हें, वो सब पुरानी चीज़ें बस याद दिला रहा था ताकि भूलो मत। तो ये वही लोग थे, आगे देखते हैं। इन 10 के सामने, इनके सामने ग्रे वाइट स्मोक बना हुआ एक ह्यूज फॉर्मेशन था। ये था डेरिवेशन फॉर्मेशन। लाइट कंटिन्यूसली यहाँ पे शेप चेंज कर रही थी, कभी ड्रैगन जैसी कभी बटरफ्लाई जैसी। सब एक्साइटेड थे। यहाँ पे शाओ क्यूआई शिंग कहता है ये फॉर्मेशन लेडी स्टार कंस्ट्रक्शन ने पर्सनली बनाया है। ये हेवनली कोड का बिगेस्ट सीक्रेट है। सबको पता था कि हेवन स्टेबल होने वाला है और सून वो ह्यूमन पाथ गो इमॉर्टल बन सकते हैं, इसलिए डेरिवेशन फॉर्मेशन इनके लिए ह्यूज अपॉर्चुनिटी थी। पहले एंटर करने वाला था सुन युआन हुआ। वो फॉर्मेशन में गया और करीबन 15 मिनट बाद बाहर आया। उसका फेस शॉक था और सब उसके अराउंड जमा हो गए कि भाई बता बता क्या हुआ क्या हुआ। सुन युवा हुआ कहता है, सुन युआन हुआ कहता है अंदर सिर्फ वाइट फॉग था भाई। फिर मैंने एक ह्यूमन फिगर देखा, फिर मैंने उस फिगर का पीछा करा, कहाँ जा रहा है वो। फिर फिर ना और ज़्यादा लोग अपीयर हो गए वहाँ पर। पहले कुछ थे, फिर करीबन हंड्रेड्स आ गए। सडनली मैं ह्यूमंस के सी में फंस गया और सब मेरी तरफ ही फेक स्माइल कर रहे थे, जैसे पेंटिंग में मैं एकदम डरावने फेस होते हैं ना, वैसे टाइप के कुछ खतरनाक फेसेस थे। वो लोग मेरे पास आते गए और मुझे सफोकेट होने लग गया, एकदम सांस आना मुश्किल हो गई। फिर मैं होश में आया और बाहर था। जो अभी ये सब हुआ है, लेकिन उसको ह्यूज रिवॉर्ड मिला था। उसके माइंड में ऑटोमेटिकली शैडो पपेट गो का इमॉर्टल गो रेसिपी आ गया था। सब शॉक्ड हो गए। दूसरा बंदा एंटर हुआ जिसका नाम था गूतिंग। कुछ मिनट बाद वो कंफ्यूज स्टेट में बाहर आया। गूतिंग कहता है मैंने कुछ नहीं देखा भाई, अंदर तो कुछ था ही नहीं, बस एक स्ट्रेंज म्यूजिक सुनता रहा। म्यूजिक खत्म होते ही वो फॉर्मेशन से बाहर आ गया। उसको म्यूजिशियन गो का इमॉर्टल गो रेसिपी मिल गया जो उसका वाइटल गो था। अब सबको पैटर्न समझ आने लग गया था। फॉर्मेशन उनके वाइटल गो के इमॉर्टल रेसिपी दे रहा था। सब इंस्टेंटली एक्साइटेड हो गए थे क्योंकि इमॉर्टल एक्सेशन के टाइम अगर उनके पास रेसिपी होगी तो वो डायरेक्टली अपना वाइटल को इमॉर्टल को रिफाइन कर सकते हैं। हेवनली कोर्ट स्पेशली उन्हें ह्यूमन पाथ में ट्रेन कर रहा था। ह्यूमन पाथ का एडवांटेज ये था कि न्यू पाथ था और दुनिया में इसका काउंटर ऑलमोस्ट नहीं था। और लेकिन एक प्रॉब्लम भी थी, पुराने एक्सपर्ट और इनहेरिटेंस ना होने की वजह से उन्हें सब कुछ खुद ही डेवलप करना पड़ रहा था क्योंकि ज़्यादा डेवलप पाथ नहीं था। हेवनली कोर्ट के पास ओल्ड वेनरेबल के ह्यूमन पाथ मेथड थे लेकिन वो बहुत सीक्रेट और हाई लेवल थे, इसलिए 10 चिल्ड्रंस को अभी तक ये एक्सेस नहीं दिया गया था कि वो हाई लेवल चीज़ें देखें।
10 चिल्ड्रंस ऑफ ह्यूमन पाथ समझ गए, खुद से ह्यूमन पाथ इमॉर्टल को रेसिपीज़ बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इसके लिए इसलिए ना मतलब वो इनसेन अमाउंट ऑफ टाइम, रिसोर्स और एफर्ट चाहिए होता है और इस टाइम पे शायद है नहीं इसलिए। इवन इमॉर्टल एसेशन के वक़्त हेवेंस विल से आंसर माँगने पर भी गारंटी नहीं थी कि वो एक तरीके से जो तुम चाहते हो उसकी डिज़ायर्ड रेसिपी दे दे या उतना दे दे जितना तुम चाहते हो। क्योंकि ह्यूमन पाथ अभी न्यू था, पॉसिबल था कि दुनिया में उसके नीडेड गू एग्ज़िस्ट ना ही करते हों। और थर्ड टर्न आया था यिंग शेंग जी का। अब वो फॉर्मेशन से बाहर निकला लेकिन उसे अपना वाइटल गू का इमॉर्टल गू रेसिपी नहीं मिला। तो यिंग शेंग जी कहता है, मुझे एक न्यू ह्यूमन पाथ गू रेसिपी मिला है, पिल रिफाइनर गू। उसका वाइटल गू डॉक्टर गू था, इसलिए वो थोड़ा-सा डिसअपॉइंट हो गया था क्योंकि इमॉर्टल एक्सट्रैक्शन पास आ रही थी, उसके पास डॉक्टर गू का इमॉर्टल गू रेसिपी नहीं था। स्टार कंस्ट्रक्शन सीक्रेटली सब ऑब्जर्व कर रही थी। उसने एक तरीके से इंस्टेंटली समझ लिया कि क्या हुआ है। सुन युआन हुआ को शैडो पाथ इनहेरिटेंस के साथ रेजोनेंस मिला था, इसलिए उसे शैडो पपेट गू मिला। गु टिंग को साउंड पाथ इनहेरिटेंस से मिला था, इसलिए उसे म्यूजिशियन गू रेसिपी मिला। और लेकिन ये जो यिंग शेंग जी था जो अभी आया है, यिंग शेंग जी को हीलिंग इनहेरिटेंस नहीं मिला। इंस्टेंट उसका कनेक्शन रुआन डेन के पिल पास से हो गया था और उसे नया रिजल्ट मिला जिसका नाम था पिल रिफाइनर गो। स्टार कंस्ट्रक्शन को लगा यिंग शेंग जी का गेन सबसे वैल्यूबल था क्योंकि ह्यूमन पाथ और पिल पाथ दोनों न्यू पाथ थे। इन दोनों के क्लैश से एक कंप्लीटली नया गो क्रिएट हुआ था। पिल रिफाइनर गो रैंक 1 से रैंक 5 तक का था। इसका काम था एक तरीके से स्पेशल पिल रिफाइन करना, क्रिएट करना जो कि पिल गो रिफाइन करने में एक्सपर्ट हो। स्टार कंस्ट्रक्शन इंस्टेंटली समझ गए कि अगर ये गो वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ तो गो मास्टर वर्ल्ड कंप्लीटली चेंज हो सकता है क्योंकि पिल वाला ज़माना आ जाएगा। क्योंकि हमने ऑलमोस्ट हर एक मानवा या नॉवल अगर मैं देखी होगी तो उसके अंदर पिल्स होती हैं कि ये वाली पिल खा लिया तो वो हो गया, हीलिंग पिल, वो पिल ये सब। लेकिन गो वर्ल्ड के अंदर हमने ज़्यादा पिलों का नाम नहीं सुना ना, और पिल आ गई तो सही हो जाएगा ना, पिल वाला फिर ज़माना आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, उसके बाद यहाँ पे शाओ किंग फॉर्मेशन में गया। वो 10 चिल्ड्रंस का लीडर जैसा लगता था। उसके सोल्जर गू और सार्जेंट गू के इमॉर्टल गू रेसिपीज मिले थे उसको, लेकिन उसका एक्चुअल वाइटल गू कमांडर गू था। तो फुली सेटिस्फाइड नहीं हुआ क्योंकि उसे चाहिए था कमांडर गू का रेसिपी, लेकिन कुछ और ही मिल गया उसको। फिर चेंगडा जियांग आ गया। उसका वाइटल गू था कांस्टेबल गू। उसे कांस्टेबल गू का रेसिपी नहीं मिला, इंस्टेड उसको पुलिस गेट गू मिल गया। चेंगडा जियांग कहता है पुलिस गेट गु एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। चंग डांग जियांग कहता है मेरे कांस्टेबल एक गेट से दूसरे गेट इंस्टेंटली ट्रैवल कर सकेंगे। फिर यहाँ पे जाओ शू एक फॉर्मेशन में गई। ये बंदी थी। उसका वाइटल गु क्राफ्ट्समैन गु था। उसे ब्लैक स्मिथ गु का रैंक 6 इमॉर्टल रेसिपी मिला। और सब 1 बाय 1 फॉर्मेशन में गए और ह्यूज गेम्स बाहर लेके निकले। हर किसी का रिवॉर्ड अलग था, सब कंप्लीटली शॉक्ड एक्साइटेड थे। यहाँ पे शाओ कुंगशिन कहता है ये डेरिवेशन फॉर्मेशन इंसेन है। बूटिंग कहता है सिर्फ आधे दिन में ह्यूमन पाथ का डेवलपमेंट ह्यूज लेवल तक बढ़ गया है। सबको स्टार कंस्ट्रक्शन के विजडम पाथ एबिलिटी पर ज़्यादा रिस्पेक्ट हो गया था। सब दोबारा फॉर्मेशन में जाना चाहते थे, लेकिन हेवेली कोर्ट में मतलब सब लोगों ने मना कर दिया था हेवेली कोर्ट में कि अब ज़्यादा नहीं जा सकते, मतलब जितने बार गए उतना ही ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। रीज़न सिंपल था, सबको एक ही बार मौका मिलेगा और अब ज़्यादा नहीं जा सकते। फॉर्मेशन ऑलरेडी उनका करंट पोटेंशियल यूज़ कर चुका है। डेरिवेशन फॉर्मेशन का रियल काम था 10 चिल्ड्रंस के आइडियाज़ को ओल्ड इमॉर्टल गू इनहेरिटेंस के साथ क्लैश करवाना और नए ह्यूमन पाथ रिजल्ट क्रिएट करना। यानी पुरानी नॉलेज और नई नॉलेज को मिक्स करके कुछ नया बना देना। लेकिन 10 चिल्ड्रंस अभी रैंक 5 थे और उनका फाउंडेशन लिमिटेड था। अगर वो फोर्सफुली एंटर करे और ओल्ड इनहेरिटेंस उनके माइंड में करप्ट कर देंगे तो दिक्कत हो सकती है ना, इसलिए वो खुद न्यू आइडियाज़ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। हेवेली कोर्ट उनका फ्यूचर रुइन नहीं करना चाहता, बर्बाद नहीं करना चाहता। अभी वो यंग्स हैं, मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा यंग है, एक तरीके का एक नया बीज है, स्प्राउट है। आगे जाके पेड़ कैसे बनेंगे अगर ये अभी सब बर्बाद कर लेंगे तो। अगर उन पर ज़्यादा प्रेशर डाला तो उनकी क्रिएटिविटी और फ्यूचर दोनों डिस्ट्रॉय हो सकते थे। अब आगे देखते हैं, फेंग युआन ने इमॉर्टल की रिमूव एक्टिवेट करा, ऑब्सक्यूर्ड हेवेली सीक्रेट। ये सब सीक्रेट एक तरीके से सीक्रेटली हुआ था, किसी को कुछ पता नहीं चला। इस रैंक 9 के रिमूव को एक्टिवेट करने में उसने करीबन 360 रैंक 9 के इमॉर्टल एसेंस बीट यूज़ कर लिए थे। सीन यहाँ पे शिफ्ट हो चुका था, इसलिए अचानक से सीन आया, ठीक है? तो चौंकना मत कि फेंग युआन ने अचानक से कैसे एक्टिवेट कर दिया था, हम तो वहाँ पर थे, इसलिए सीन शिफ्ट हो चुका है। हेवेली सीक्रेट को रैंक 9 बनाने के बाद फेंग युआन ने ऑब्सक्यूर्ड हेवेली सीक्रेट को भी अपग्रेड कर दिया था। अब ये ट्रू रैंक 9 क्लेमो बन चुका था। ओल्ड वर्जन के कंपैरिजन में इसका इमॉर्टल एसेंस कॉस्ट और एक्टिवेशन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन हाँ पावर भी नेक्स्ट लेवल हो गई थी। पहले हेवेली सीक्रेट फिनिशिंग नेक्ट मल्टीपल लेयर्स में फेंगयुआन की बॉडी को ककून की तरह कवर करता था ताकि दूसरे लोग पता ना लगा पाए कि फेंगयुआन क्या कर रहा है, फेंगयुआन के पास क्या है। अब सिर्फ एक ही लेयर थी
और वो कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुके थे क्योंकि मल्टीपल लेयर की जगह सारी लेयर एक ही में मिक्स होके एक ही लेयर बची है। ये हेविली सीक्रेट फिनिशिंग नेक्ट एक्जिस्टेंस और नॉन एक्जिस्टेंस के बीच स्टेट में था। फेंग युआन को इंस्टेंटली थिविंग हेवन का घोस्टली कंसीलमेंट याद आ गया। घोस्टली कंसीलमेंट स्ट्रॉन्गर था लेकिन उसका काउंटर ऑलरेडी दुनिया को पता था। ऑब्सक्यूर्ड हेविली सीक्रेट नया था इसलिए ज़्यादा यूजफुल था। और बिगेस्ट एडवांटेज ये हुआ कि हेवन पाथ इमॉर्टल मटेरियल की कॉस्ट 80% कम हो गई। ये फेंग युआन के लिए ह्यूज बेनिफिट था क्योंकि हेवन पाथ मटेरियल मिलना बहुत डिफिकल्ट था। रिसेंट टू हेवन फ्यूजन और क्रेजी स्पेक्टर सोल की वजह से ही इतने हेवन पाथ मटेरियल मिले थे। रैंक 9 हेविली सीक्रेट गो रैंक 9 ऑब्सक्यूर्ड हेविली सीक्रेट फेंग युआन के लिए एक तरीके से ना मतलब गेम चेंजर साबित हुआ था। अगर रिफाइनमेंट फेल होता या सीक्रेट एक्सपोज हो जाता तो जाइंट्स और स्टार कंस्ट्रक्शन दोनों उस पर अटैक कर देते क्योंकि अब फेंगजुआन के पास दो रैंक 9 इमॉर्टल गो थे और उसके पास हेविली सीक्रेट या लॉन्गेविटी हेवन जैसा सेफ बेस नहीं था। मतलब उसके पास हाँ सही बात है नहीं उसके पास सेफ बेस नहीं है। स्टार कंस्ट्रक्शन की विजडम पाथ सर्टेनिटी कंट्रोल करती थी और जबकि जाइंट सन का लक भाई खतरनाक है वो अलग तरीके से कंट्रोल करता है। अगर दोनों कॉर्पोरेट करे तो फेंगजुआन उन्हें रोक नहीं पाता स्पेशली क्योंकि फेंगयुआन के पास अभी अपना रैंक 9 का ऑफेंसिव मूव नहीं था। लेकिन अब सिचुएशन स्टेबल हो गई थी। रैंक 9 का ऑब्सक्यूर्ड हेविली सीक्रेट ने फेंगयुआन को ह्यूज प्रोटेक्शन दे दिया था। ये थ्री वेंडेबल का वार का मेजर टर्निंग पॉइंट अब फेंगयुआन के हाथ में था। अब फेंगयुआन का हेवन पाथ फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रांग हो गया था। उसके पास मल्टीपल हेवन पाथ किलर मूव और इमॉर्टल गू थे और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रुथफुल फ्लोटिंग आइस। उसने हाफ से ज़्यादा ट्रुथफुल फ्लोटिंग आइस अनसील कर ली थी। हेवन पाथ ग्रैंड मास्टर बनने के बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग फास्ट हो गई थी। फेंगयुआन समझ गया कि रिमेनिंग फ्लोटिंग आइस से ग्रेट ग्रैंड मास्टर बनना बहुत डिफिकल्ट होगा लेकिन वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड था क्योंकि ट्रुथफुल फ्लोटिंग आइस ने उसे रैंक 9 का हेविली सीक्रेट गो रेसिपी दी थी। ये रेसिपी दुनिया में नेचुरली एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ये लिमिटलेस रिमन वनेबल के मिलियंस ईयर की रिसर्च का रिजल्ट था और इस लेवल की रेसिपी खुद से बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। फेंगजुआन को रियलाइज हुआ कि कंप्लीटली न्यू इमॉर्टल गो रेसिपी क्रिएट करना वर्ल्ड की लिमिट को पुश करने जैसा होता है। जीरो से वन बनाना सबसे डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। अब फेंगयुआन सीक्रेटली ली शाओबाई पर रैंक 9 ऑब्सक्योर्ड हेविली सीक्रेट यूज करना चाहता था ताकि उसका क्लोन सेफ रहे और स्टार कंस्ट्रक्शन के एरिया में होने के बावजूद उसको पता ना चले अपनी स्टार को कि ली शाओबाई फेंगयुआन का क्लोन है। उसने स्पेक्टर सोल को देखा और डिसाइड किया कि उसे शील्ड की तरह यूज करेगा। मीनवाइल स्पेक्टर सोल अब भाई टेरिफाइंग प्लेन्स में जल रहा था। सीन यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। फायर को सर्वाइवल के लिए फुल पावर में एकदम रेसिस्ट कर रहा था। स्पेक्टर सोल का जाइंट बॉडी ऑलरेडी 30% छोटा हो चुका था। उसके काउंटलेस आर्म्स में सिर्फ कुछ ही 100 बचे थे और एक हेड कंप्लीटली एकदम खत्म ही हो चुका था। लेकिन फायर गो अभी वीक होने लगा था। इस वक्त फेंग जुजे वहां आया। उसने स्पेक्टर सोल को ऑब्जर्व किया समझा कि अगर स्पेक्टर सोल यहाँ पे मतलब पागल ना होता तो फायर गू को इजीली रिफाइन कर लेता। तभी स्पेक्टर सोल ने नियर बाय सोल बीस्ट आर्मी सेंस कर ली। वो इंस्टेंटली उन पर टूट पड़ा और हजारों सोल बीस्ट खा गया। सोल पाथ दामक एब्जॉर्ब करके उसकी इंजरीज हील होने लग गई लेकिन फायर उससे फिर से बर्न करने लग गई। फेंग जुजे ने डिसाइड किया कि वो हेल्प करेगा। उसने इमॉर्टल किलर मूव एक्टिवेट करा डेस्टिनी सॉन्ग। उसकी वॉइस कभी रिवर जैसी शांत लगती और कभी लावा जैसी वॉयलेंट कभी ठंडर जैसी टेरिफाइंग। सॉन्ग इतना पावरफुल था कि इमॉर्टल्स भी इमोशनली एकदम हिल जाएं। फेंग जुजे का फेस सफ़ेद पड़ गया क्योंकि अपग्रेडेड डेस्टिनी सॉन्ग बहुत ज़्यादा मतलब थकाने भरा था। मतलब थका देगा वो बहुत ज़्यादा। अगर इसका यूज़ करा तो एकदम थक जाओगे तुम। बस कुछ ही सांसों के बाद उसने मूव स्टॉप कर दिया और रिट्रीट कर गया। इनिशियली लगा कि डेस्टिनी सॉन्ग का कोई इफेक्ट नहीं हुआ है लेकिन भाई 3 दिन बाद सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो गई। स्पेक्टर सोल की रेड फ्लेम ग्रे ब्लू कोल्ड फायर में बदल गए थे। वो फाइनली शांत होने लगा था। फायर गो और स्पेक्टर सोल ने एक स्ट्रेंज बैलेंस बना लिया था। दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने के बजाय अब सपोर्ट करने लग गए थे। फिर अचानक से बूम आवाज आई। 1000 ली तक जाइंट फ्लेम एक्सप्लोड हो गई। जहां जहां ये फायर गई लिविंग बींग्स इंस्टेंटली भाई एशेस बन गए यानी अस्थियां बन गई भाई उनकी। तो उनकी सोल एसेंस एब्जॉर्ब होकर स्पेक्टर सोल में अपने आप ही आ गई और वो सब जल के खाक बन चुके थे। उनकी इंजरीज रैपिडली हील होने लग गई और भाई उनकी नहीं मतलब स्पेक्टर सोल की इंजरीज रैपिडली हील होने लग गई और जाइंट बॉडी फिर से एक्सपेंड होने लग गया। कभी कभी ऐसा फील होता है कि कहीं फेंग जीजे स्पेक्टर सोल को ठीक ना कर दे। ये 3 वेनरेबल का बैटल की जगह 4 वेनरेबल की बैटल हो जाए। और अब आगे का सीन देखते हैं। ये सब होने के बाद ऑफ कोर्स हर जगह रिएक्शन तो देखने को मिलेगा ही। स्पेक्ट्रस और लिमन वेनेबल का सडन ट्रांसफॉर्मेशन देखकर सब वेनेबल्स के प्लान अब यहाँ पे बिगड़ गए थे। ईस्टर्न सी में फेंगयुआ ने इन्वेस्टिगेट क्लर मूव यूज किया सिचुएशन देखी। ग्रे ब्लू आईसी फ्लेम हाफ इमोरल हेवन में स्प्रेड हो चुकी थी और जहाँ जहाँ ये फ्लेम्स जाती सारी लाइफ इंस्टेंटली खत्म हो जाती। इवन इमोरल डेसोलेट बीस्ट भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। ये भाई प्योर स्किल का मास केयर था लेकिन स्पेक्टर सोल को इससे ह्यूज बेनिफिट मिला था। उसका बॉडी क्रेज डिमन केव के कंपैरिजन में 100 टाइम बड़ा हो गया था यानी अब कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हो गया है। अब उसके पास 10,000 से ज़्यादा जाइंट ब्लैक आर्म्स थे और अब वो
ओल्ड सन की जगह नाइट स्काई का एब्सोल्यूट रूलर बन गया था। फेंग युआन इंस्टेंटली समझ गया कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे फेंग जीजे था। फेंग जीजे फेट वॉर के बाद डिसअपीयर हो गया और अब सडनली रिटर्न होके उसने ये इंसेन मूव कर दिया था। फेंग युआन का सबसे सस्पिशियस बात ये लगी कि फेंग जीजे के पास अब भी हाफ रैंक एंड बैटल मतलब पावर है, वेनेबल वाली पावर है, हाफ रैंक लाइन। सिर्फ इसी वजह से वो स्पेक्टर सोल को अफेक्ट करके सेफली एस्केप कर पाया था। फेंग युआन समझ गया कि डेस्टिनी सॉन्ग और भी पावरफुल हो चुका है। अब उसमें सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी दोनों का सेंस था। मतलब उसमें हेवन पाथ और ह्यूमन पाथ दोनों इन्वॉल्व थे। फेंग युआन के लिए वेनेबल के बाद सबसे डेंजरस और टैलेंटेड पर्सन फेंग जीजे ही था। उसका टैलेंट दुनिया हिला देने वाला था। फेंग युआन को अपनी प्रीवियस लाइफ याद आई जहां स्पेक्टर सोल ने फेंग जीजे को सीक्रेटली मरवा दिया था। अब फेंग युआन समझ गया कि स्पेक्टर सोल तब भी फेंग जीजे से बहुत ज़्यादा डरता था, वरना फेंग जीजे अपनी खुद की लेजेंडरी एरा क्रिएट कर देता। लेकिन अब वेird सिचुएशन थी। पहले स्पेक्टर सोल ने उसे मरवाना चाहता था और मतलब मरवाना चाहा था और अब फेंग जीजे ने उसकी हेल्प कर दी। ये क्या? फेंग युआन सोचने लगा, क्या फेंग जीजे के पास अब भी फ्यूचर सेल्फ किलर मूव है? अगर है, क्या इसका मतलब रेड लोटस डीमन वेनेबल सीक्रेटली बिहाइंड द सीन है अभी भी? फेंग युआन को याद आया कि उसने खुद फेंग जीजे को रेड लोटस इनहेरिटेंस तक पहुंचने में हेल्प करी थी। अब फेंग युआन हेवनली कोड के एक्शंस पर भी सस्पिशियस हो गया था। स्टार कंस्ट्रक्शन शैडो सेक्टर रेमेंट्स को हंट कर रही थी लेकिन फेंग जीजे को इग्नोर कर रही थी। इवन फेंग जिंग वांग को भी टच तक नहीं करा था। फेंग युआन समझ गया कि स्टार कंस्ट्रक्शन डेफिनेटली कुछ प्लान कर रही है, लेकिन स्प्रिंग ऑटम सिगाडा यूज नहीं हो सकता था और फेंग युआन के पास इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए वो सिर्फ यहाँ पे गैसेस लगा सकता था। दूसरी साइड अब देखते हैं, सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है स्टार कंस्ट्रक्शन की साइड। स्टार कंस्ट्रक्शन भी फेंग जीजे के बारे में डिरेक्शन कर रही थी। उसने रियलाइज किया कि डेस्टिनी सॉन्ग में विजडम पाथ और लक पाथ जैसा बैलेंस है। उसने फेंग जीजे को हिस्ट्री के टॉप जीनियसेस में काउंट किया था और उसने भी समझ लिया था कि फेंग जीजे की ये रिसेंट एक्शन डायरेक्टली उसके डेस्टिनी सॉन्ग को स्ट्रॉन्गर बना रहे हैं। मीनवाइल हेवनली कोर्ट में डेरिवेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट था। 10 चिल्ड्रंस ऑफ ह्यूमन पाथ ऑलरेडी वापस भेजे जा चुके थे और उनकी मेमोरीज मॉडिफाई कर दी गई थी। स्टार कंस्ट्रक्शन ने पर्सनली उनकी मेमोरीज अल्टर की ताकि फ्यूचर में उन्हें लगे कि वो रेसिपीज उन्होंने खुद क्रिएट किए हैं। वो डेरिवेशन फॉर्मेशन के सीक्रेट किसी को भी नहीं बताना चाहती थी किसी भी कॉस्ट पर। और अब रुआन डान फॉर्मेशन में एंटर हुआ। कुछ टाइम बाद वो बाहर निकला और एक्साइटमेंट में एकदम पागल जैसा लग रहा था। रुआन डान कहता है फॉर्मेशन भाई अनबिलीवेबल है। उसे 1000 करीबन 1000 से ज़्यादा पिल पाथ गो रेसिपीज और 100 इमॉर्टल गो रेसिपीज मिले थे। इवन 2 से ज़्यादा किलर मूव भी मिले थे। सब इमॉर्टल्स यहाँ पे शॉक हो गए। यहाँ पे फेंग द क्यूआई ने एक्सप्लेन किया कि डेरिवेशन फॉर्मेशन ओल्ड इनहेरिटेंस और करंट पाथ को कंबाइन करके न्यू रिसर्च रिजल्ट क्रिएट करता है, इसलिए रुआन डन को इतने ह्यूज गेन्स मिले थे। रुआन डन ने भी एक्सप्लेन किया कि नॉर्मली एक पाथ डेवलप होने में जनरेशंस लगते हैं, लेकिन डेरिवेशन फॉर्मेशन डायरेक्टली हिस्टोरिकल जीनेसिस और इनहेरिटेंस को यूज़ करके प्रोसेस को इंस्टेंटली फास्ट कर रहा था। और अब चीवाई फॉर्मेशन में गया, वो भी ह्यूज अमाउंट ऑफ वेपन पाथ रिजल्ट लेकर निकला और उसने एक्सप्लेन किया कि डेरिवेशन फॉर्मेशन डिफरेंट पाथ को कन्वर्ट और मिमिक करता है, जैसे मेटल पाथ से वेपन पाथ क्रिएट करता है। फिर यहाँ पे अब बारी आई फेंग डा क्यूआई फॉर्मेशन में गई। वो जीनेसिस एक तरीके से ना बहुत जीनियस थी और वो जेनेसिस लोटस की डिसेंडेंट भी थी। और बाहर आते ही भाई बंदी ने स्माइल करा और अनाउंस करा। और यहाँ पे फेंग डा क्यूआई ने अनाउंस करते हुए कहा, मैंने पेंटिंग पाथ रिसर्च रिजल्ट गेन किए हैं। अब वो पेंटिंग पाथ मॉडल को रिफाइन करके अपना वाइटल को चेंज करने वाली थी। सबको समझ आ गया कि डेरिवेशन फॉर्मेशन सिर्फ एग्जिस्टेंस पाथ इंप्रूव नहीं कर रहा, वो कम्प्लीटली न्यू ब्रांचेस और पाथ भी क्रिएट कर रहा है। जेनेसिस लोटस ने अपने डिसेंडेंट को पेंटिंग पाथ इनहेरिटेंस नहीं दिया था, लेकिन अब हवेली को डायरेक्टली अपने पेंटिंग पाथ गो इमॉर्टल क्रिएट कर सकता था। लिमिटलेस डिमन वेनेबल ने डेरिवेशन गू से क्रेज डिमन फॉर्मेशन बनाई थी और ट्रूथफुल फ्लोटिंग आइस क्रिएट किया था। स्टार कंस्ट्रक्शन ने उसी डेरिवेशन गू का यूज़ करके डेरिवेशन फॉर्मेशन क्रिएट करी। इस फॉर्मेशन की वजह से हेवनली कोड इंसेनली फास्ट स्पीड से न्यू पाथ और रिसर्च रिजल्ट डेवलप कर सकता था, सीक्रेट लीक भी नहीं कर बिना सीक्रेट को लीक करे। अगर जाइंट सन के पास भी ऐसा फॉर्मेशन होता तो उससे ब्लड पाथ इनहेरिटेंस दुनिया में स्प्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अपनी स्टार कंस्ट्रक्शन क्या बता, उसने तो भाई गेम ही बदल दिया था। लेकिन फेंग जीजे गेम बदल रहा है भाई, फेंग जीजे कुछ अलग ही कांड कर रहा है। इसी के साथ करता हूँ एपिसोड को ख़त्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। मानता हूँ यार एपिसोड बहुत छोटा था, सॉरी इस चीज़ के लिए, लेकिन फिर मिलेंगे।